हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी साहित्य शास्त्र के बारे में थोड़ा सा और बताऊँगी कितना टाइप का होता है। और इसमें मैं आपको दो टाइप बताऊँगी। एक हमारा जो भारतीय काव्य शास्त्र होता है, एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ठीक है। और हम दोनों को ही पढ़ेंगे पैरेलल तरीके से। मैं दोनों को पढ़ाऊँगी साथ ही में, और इसके हम टॉपिक कवर करते रहेंगे अपने, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। और इसमें जो हमारा साहित्य शास्त्र के अंतर्गत दो तरीके के काव्य शास्त्र आते हैं, ठीक है। एक भारतीय और एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसमें जो भारतीय है, इसके अंदर हमारे 24 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे होंगे। 24 टॉपिक्स हैं हमारे इसमें, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, जो इसके पैरेलल हम चलाएंगे, ठीक है। उसमें हमारे 18 टॉपिक्स हैं। एक मेरे से गलती से ऊपर नीचे हो गया है, तो 18 टॉपिक्स हैं इसमें। हम इनको आपस में पैरेलल चलाएंगे। हम देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हम देखेंगे कि उसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं, ये सारे टॉपिक आपको देख ले जाएंगे। अभी मैं फ़िलहाल आपको साहित्य शास्त्र के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र, जो इसका पहला वो है, उसके भी अंदर मैं आपको सामान्य परिचय दे रही हूँ भारतीय काव्य शास्त्र का, ठीक है। तो आइए देखते हैं। साहित्य शास्त्र जो है, इसको संस्कृत में काव्य, साहित्य को संस्कृत में काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने बहुत छोटे छोटे लाइक वन वर्ड नोट्स टाइप बनाए हैं कि एकदम चलते हुए आप एक नज़र में देख सकें। तो इसमें जैसे मैंने लिखा है कि संस्कृत में साहित्य को काव्य भी कहा जाता है। और जो काव्य होता है हमारा, ये दो टाइप का होता है, एक दृश्य काव्य और एक हमारा हो गया श्रव्य काव्य, ठीक है। तो श्रव्य काव्य यहाँ पर दो भागों में और बढ़ जाता है, एक गद्य और एक पद, जिसे इंग्लिश में गद्य को प्रोज कहते हैं और पद को पोएट्री कहते हैं। गद्य के अंतर्गत हमारा कहानी और उपन्यास आता है, और पद के अंतर्गत कविता आता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो साहित्य शास्त्र के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, जैसे कि भारतीय काव्य शास्त्र हम पढ़ेंगे, तो उसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय काव्य शास्त्र अभिप्राय मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र से है, ठीक है। और संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि पुराने टाइम में जो साहित्य है, आज के टाइम में जो हमारा आधुनिक टाइम में जो साहित्य है, उसको पुराने टाइम में हम संस्कृत में काव्य कहा करते थे, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे। हम थोड़ा काव्य शास्त्र की परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल परिभाषा, डेफिनेशन जो होती है। बाकी जो डेफिनेशन है संस्कृत आचार्यों के जो द्वारा दी गई है, वो हम बाद में देखेंगे, और हिंदी वालों के भी द्वारा जो दी गई है, हम वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इसको देख लेते हैं कि काव्य शास्त्र में जो परिभाषा है, काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं। यानी कि जो काव्य है उससे जो संबंधित, यानी कि रिलेटेड जो विभिन्न पक्ष हैं, मतलब अलग अलग तरीके के जो पक्ष हैं, उसका अध्ययन करने वाले शास्त्र को ही हम काव्य शास्त्र कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम काव्य के जो क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। लक्षण, हेतु, प्रयोजन और गुण दोष आदि, मतलब काव्य के जो ये सारे पक्ष हैं, हम इन सब पक्षों को देखेंगे, ठीक है। और मैंने शॉर्ट में आपको देखो ये लिखकर भी दिखाया है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। जैसे काव्य को आधुनिक समय में क्या कहा करते थे, साहित्य कहा करते थे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो इसमें संस्कृत के आचार्यों को, जो आचार्य की जो समृद्ध परंपराएं हैं, हम उनको देखेंगे थोड़ा। ये जो आचार्य हैं, और जो ये कौन से समय के हैं, और कौन से इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, लाइक कौन सी बुक इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो जैसे हमारे भरत मुनि थे, इन्होंने दूसरी सदी में लिखी थी, जो टाइम पीरियड था दूसरी सदी रही है, और इनका जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है। ऐसे ही भामह का 6वीं शताब्दी और काव्य अलंकार इनका ग्रंथ रहा है। दंडी जी का 7वीं शताब्दी और काव्य दर्श इनका ग्रंथ रहा है। ऐसे ही उद्भट का 8वीं शताब्दी काव्य अलंकार सार संग्रह रहा है। वामन का 8वीं शताब्दी और काव्य अलंकार सूत्र रहा है। रुद्रट का 9वीं शताब्दी और काव्य अलंकार रहा है। आनंदवर्धन का 9वीं शताब्दी ध्यानालोक। राजशेखर का 10वीं शताब्दी काव्य मीमांसा। भट्ट तोत का 10वीं शताब्दी काव्य कौतुक। आप देख लेना, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। और ऐसे ही हम देखेंगे कि अभिनव गुप्त वो भी 10वीं शताब्दी के हैं, जिन्होंने तंत्रालोक के बारे में लिखा है। और कुंतक जी हैं, उन्होंने 10वीं शताब्दी में वक्रोक्ति जीवितम लिखा है। धनंजय जी ने भी 10वीं शताब्दी में ही 10 रूपक लिखा है। अब हम 11वीं शताब्दी के पढ़ेंगे आचार्य, जिन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं। तो महिम भट्ट जी ने 11वीं शताब्दी में व्यक्ति विवेक लिखा है।
भोजराज जी ने 11वीं शताब्दी में सरस्वती कंठावरण लिखा है और श्रृंगार प्रकाश लिखा है। क्षेमेंद्र ने 11वीं शताब्दी में कवि कंठावरण लिखा है। ऊपर हमने जैसे पढ़ा है एक और कंठावरण पढ़ा, लेकिन वो सरस्वती कंठावरण है, भोजराज जी का है जो कि, और इसमें हमने देखा है कि जो कवि कंठावरण है जिसमें कंठावरण के आगे कवि जुड़ गया है तो वो हमारा क्षेमेंद्र जी का हो गया है। तो अगला हम देखेंगे मम्मट 11वीं शती काव्य प्रकाश, रुय्यक 12वीं शती अलंकार सर्वस्वम। ये आप इसको मिसप्रिंट हो गया है, प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से थोड़ा। सर्वस्व है ये। शोभाकार मित्र 12वीं शती अलंकार रत्नाकर, बागभट्ट प्रथम 12वीं शती बागभट्ट अलंकारम, ठीक है। हेमचंद 12वीं शती काव्यानुशासन और रामचंद्र गुणचंद 12वीं शती नाट्य दर्पण। और ये हम पढ़ चुके हैं काव्यशास्त्र की परिभाषा और संस्कृत के आचार्यों की समृद्ध परंपरा। ये जो मैंने अभी आपको टेबल पढ़ाई है उसके नीचे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अभिनव गुप्त जो मैं आपको यहाँ पढ़ा चुकी हूँ, ये देखिए आप यहाँ देखा होगा आपने, ये भट्टतोत के नीचे अभिनव गुप्त जो है 10वीं शताब्दी में तंत्रालोक वाले, इनके जो ग्रंथ हैं इन्होंने 4 लिखे हैं, ठीक है। तो इसने 4 ग्रंथों की रचना की इन्होंने। इनमें से 3 टीका के रूप में रचित ग्रंथ हैं इनके। इनके जो 3 ग्रंथ हैं वो टीका के रूप में रचित ग्रंथ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किसके ग्रंथों पर इन्होंने टीका लिखी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये 10वीं शताब्दी के हैं आचार्य हमारे, ठीक है, संस्कृत के। और इन्होंने नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि जी का, जो भरत मुनि जी ने दूसरी शती में लिखा था, जैसे आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है पहले नंबर पर दूसरी शती नाट्यशास्त्र, इसी पर टीका लिखी है जो इन्होंने लिखी है अभिनव भारती जी ने, ठीक है। और क्या नाम से लिखी है? अभिनव भारती से, ठीक है। यानी कि इनकी जो टीका लिखी है, टीका का नाम है अभिनव भारती, जो नाट्यशास्त्र की कॉपी करके लिखा गया है, एक तरीके से हम कह सकते हैं भरत मुनि द्वारा, वो भरत मुनि के उस पर नाट्यशास्त्र पर। अब आते हैं अगले दूसरे नंबर पे, इन्होंने ध्वन्यालोक का लिखा है, ध्वन्यालोक पर टीका लिखी है, ध्वन्यालोक लोचन, बस लोचन जोड़ दिया है आगे, बाकी इसमें आनंद वर्धन जी का है ये ध्वन्यालोक, इसी पर वो लिखा है इन्होंने अभिनव जी ने, ठीक है। उसके बाद काव्य कौतुक, जो काव्य कौतुक में बस इन्होंने विवरण जोड़ दिया है। जो काव्य कौतुक नॉर्मल है, मतलब जो मूल ग्रंथ है वो किसका है? हमारे भट्टतोत का है। और जो इन्होंने टीका लिखी है वो हमारे अभिनव जी की है। मैंने अभिनव इसलिए लिख दिया नीचे, ताकि आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा देख करके चीज़ें काफ़ी बार याद रह जाती हैं हमें, तो बस इसी वजह से। और बाकी इनका चौथा ग्रंथ ये टीका वाले हैं, और ये चौथा ग्रंथ जैसे मैं आपको ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, तंत्रालोक 10वीं शताब्दी अभिनव जी का, तो ये हमारा ऊपर भी दिया हुआ था जैसा आप देख सकते हैं। तो ये वही है चौथा वाला। और अब आगे ऐसे ही जैसे अभिनव गुप्त जी ने लिखे हैं, ये इनके 4 फेमस हैं, ऐसे ही मैं क्षेमेंद्र जी के आपको बताऊंगी। क्षेमेंद्र जी ने पहला लिखा है कवि कंठावरण, जैसे आप देख चुके हैं कि कंठावरण जैसे ये कंठावरण के कवि है, ठीक है। ऐसे ही एक सरस्वती कंठावरण दिया हुआ है ऊपर, देखिए आप यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। 11वीं शती में भोजराज जी जो है, तो ये सरस्वती कंठावरण 2 है, मतलब एक कंठावरण 2 है, एक सरस्वती कंठावरण, एक कवि कंठावरण। कवि जुड़ जाएगा तो क्षेमेंद्र जी हो जाएंगे, और सरस्वती जुड़ जाएगा तो भोजराज हो जाएंगे, ठीक है। अब भोज तो हम सरस्वती जी को ही कराएंगे ना, बढ़िया वाला भोज जो होगा एक बढ़िया वाला, तो वो तो सरस्वती जी को ही कराया जाएगा। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, एक छोटी सी ट्रिक ऐसे ही मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और बाकी इन्होंने 3 जो लिखे अलग वो ये रहे, औचित्य विचार चर्चा भी इन्हीं का है, सुव्रत तिलक भी इन्हीं का है, और दशावतार चरित भी इनका है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जैसे ये हैं, ऐसे ही फेमस है अप्पय दीक्षित, जिन्होंने वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा और कुवलय आनंद लिखा हुआ है। इनका जो वृत्ति वार्तिक है ये 16वीं शती का लिखा हुआ है, और इन्होंने ये वृत्ति वार्तिक 16वीं शती में लिखा था, ठीक है। उसके बाद हम कुछ ये देखते हैं कि जो हमारे ये प्रमुख काव्यशास्त्र ग्रंथ हैं उनसे संबंधित जो जानकारी, मतलब लाइक कि नाट्य शास्त्र के बारे में थोड़ी सी अलग से देख लेते हैं। उसमें बस खाली इनका टाइम पीरियड और राइटर दिए हुए, इसमें इन्होंने थोड़ा सा खोल के भी दिखाया है कि भरत मुनि ने स्वयं पंचम वेद कहा था, यानी कि ये जो था नाट्यशास्त्र, इसको क्या कहा है? भरत मुनि ने पंचम वेद भी कहा है, ठीक है। इसमें 36 अध्याय, यानी अध्याय का मतलब क्या हो गया? 36 चैप्टर, ठीक है, तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। इसमें क्या है? 36 चैप्टर्स हैं और 5000 श्लोक हैं। और इन्होंने इसे नाट्यशास्त्र को भरत मुनि जी ने क्या कहा है?
पंचम वेद। और इनका टाइम पीरियड जैसे मैं बता चुकी हूँ नाट्य शास्त्र का कौन सा है, दूसरी सदी। ठीक है, आप लोग इसको रिलेट करते रहिएगा और जितनी बार अपने माइंड में रिकॉल करेंगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से याद रहेंगी। बाकी हिंदी को रटने के या बार बार देखने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये याद हो जाए। इसके आगे हम देखते हैं काव्य अलंकार, जो 6 परिच्छेदों में व्यक्त ग्रंथ है। परिच्छेद या अध्याय या फिर अध्याय कह लीजिए या फिर चैप्टर कह लीजिए या फिर परिच्छेद कह लीजिए, तीनों एक ही चीज़ है। ग्रंथ ये जो 6 परिच्छेदों में व्यक्त ग्रंथ है काव्य अलंकार, ये रचयिता जो है इसके भामा जी हैं। और काव्य अलंकार का जैसे हम देख चुके हैं कि ये 6ठी शताब्दी में लिखा हुआ है जो हमारा काव्य अलंकार है भामे जी द्वारा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और इसमें दिखाना चाहूँगी कि जो ये काव्य अलंकार है ये रुद्रट जी ने भी लिखा है। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो 6ठी शताब्दी में लिखा गया है और ये 9वीं शताब्दी में लिखा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि काव्य अलंकार जो है ये भामे जी वाला है, इसके जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि जिसमें 6 परिच्छेद यानी कि 6 चैप्टर्स हैं। ओके, और आगे हम देखते हैं काव्यदर्श, जिसमें 4 परिच्छेद और लगभग 650 श्लोक हैं। ठीक है, ऐसे ही काव्य अलंकार सूत्र है, इसकी रचना सूत्रों में की गई है। ये जो काव्य अलंकार सूत्र है, आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि इसके नाम में ही सूत्र दिया गया है, तो आपको अलग से दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी रचना सूत्रों में की गई है और सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। 5 परिच्छेद और 319 क्या है इसमें सूत्र हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसमें 5 चैप्टर्स और 319 क्या है सूत्र हैं। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे मैं आपको वीडियो सेंड करती रहूँगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, तो मैं ज़रूर आगे भी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। और आप टीजीटी पीजीटी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं इसके माध्यम से। जो मैंने आपको नोट्स दिखे हैं, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी बना दूँगी अगर आप लोगों की डिमांड रही तो। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगी थोड़ा और अच्छा करने की। तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।